चले स्टार्ट करते हैं। ये देखो जरा, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन, और प्रोनाउन में जनरल केसेस जान रहे थे। लास्ट जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, मैंने कुछ नाउन बताए, और आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी नाउन के ऊपर अधिकार बताना हो ना, ठीक है, तो अधिकार बताने के लिए नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो पोजेशन शो करता है, अधिकार बताता है। नाउन से पहले आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे ये मार्कर नाउन है, इसके ऊपर अधिकार बताना हो तो माई मार्कर, आवर मार्कर, योर मार्कर, हिज मार्कर, हर मार्कर, देयर मार्कर। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ करते हैं। और 99% केसेस में ऐसा होता है। 99.9% केसेस में आप कहें कि पोजेसिव एडजेक्टिव आता है। तो 0.1% केसेस ऐसे होते हैं लेकिन जिनमें नाउन से पहले क्या नहीं आता? पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है। कुछ सेलेक्टेड नाउन हैं, कौन कौन से? फेवर, एक्सक्यूज, लीव, पार्डन, मेंशन, रिपोर्ट, साइट एंड सेपरेशन। ये वो नाउन है जिनसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव गिवन करके एरर दी जाती है। कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा। योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल फॉर हिम या पेनफुल टू हिम ना कह के हम क्या कहते हैं? सेपरेशन फ्रॉम यू। ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो बता रहा हूं, अभी नोट करना। सेपरेशन फ्रॉम यू, आपसे सेपरेट होना उसके लिए काफी पेनफुल है। आई नीड हिज फेवर नहीं, फेवर फ्रॉम हिम या फेवर ऑफ हिम प्लीज ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये कुछ नाउन है जिनके ऊपर पोजेशन शो करने के लिए उनसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है। अब आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट रिमेनिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। एक सेंटेंस मान लो मैं कह रहा हूं, वी enjoyed द पार्टी वेरी मच। वी enjoyed द पार्टी वेरी मच, एक सेंटेंस ये है। वी enjoyed in the party very much। we enjoyed in the party very much। they satisfied with the delicious food। one should avail of the opportunities। एक सेंटेंसेस ये है, he protected from getting hurt, from getting hurt in the accident। ये डिफरेंट सेंटेंसेस गिवन है। केस कॉन्सेप्ट क्या है वो जानेंगे समझेंगे। वी enjoyed द पार्टी वेरी मच, वी enjoyed in the party very much। they satisfied they satisfied with the delicious food। one should avail of the opportunities। she protected from getting hurt in the accident। ठीक है, देखना काफी इंपॉर्टेंट केस है। एक टाइप मैंने तुम्हें बताई थी, याद होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टाइप बताई थी। ठीक है, सेकंड टाइप बनी थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो रिफ्लेक्शन को शो करते हैं, प्रतिबिंब को बताते हैं। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बताया था कि जो है कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब दे रखी होती है, ठीक है, इन रिफ्लेक्सिव वर्ब के बारे में समझ लो। ये जितनी भी वर्ब के बारे में मैं बात करूं ना, ये वो वर्ब होती हैं जो भी वर्ब गिवन होगी। जैसे यहां पे ये इंजॉयड नाम का वर्ड वर्ब गिवन कर रखा है, ठीक है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते कैसे हैं, थोड़ा सा वो समझना है। इन वर्ब के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लेना, ये वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कैसी, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती हैं। टी डॉट वर्ब का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में कहें तो सकर्मक क्रिया। अब ये वो वर्ब हैं सर जिनके बाद में आपको क्या मिलना होता है, जिनके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, जिनके बाद में ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब कौन सी बन जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, सकर्मक क्रिया बन जाती है। लेकिन यदि इन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ना गिवन किया जाए, यदि इन वर्ब के बाद में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ये वर्ब कौन सी बन जाती हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब बन जाती हैं। और जैसे ही रिफ्लेक्सिव वर्ब बन जाएंगी तो इनके बाद में ऑब्जेक्ट के तौर पे, अब सीधा सीधा ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होगा, यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनके बाद में ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना, कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो क्या बन जाता है, अब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है तो इसका मतलब है उस सेंटेंस का ये जो सब्जेक्ट है और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम पर्सन या एनिमल को बताते हैं। दो बातें ध्यान रखनी होती हैं इन रिफ्लेक्सिव वर्ब के केस में। सबसे पहले तो वर्ब को देखना, या तो ये वर्ब ट्रांजिटिव होगी, ट्रांजिटिव यानी कि इसके बाद में क्या मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, हर हाल में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन मिलती है कि इन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिल गया तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका ओके हो जाता है। लेकिन सोच के चलो, यदि इन वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट ना मिले, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो ऐसे सिचुएशन में ये वर्ब कौन सी वर्ब बन जाएगी, रिफ्लेक्सिव वर्ब, यानी कि जो वर्ब रिफ्लेक्शन को शो करती है। और जैसे ये रिफ्लेक्सिव वर्ब बन गई तो इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जैसे ही ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो जाते हैं, सेम पर्सन या तो सेम एनिमल को रिप्रेजेंट ये कर रहे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी को अप्लाई करो, देखो, वी इंजॉयड द पार्टी, वी सब्जेक्ट हो गया, अब इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया, पार्टी को इंजॉय किया। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये पार्टी नाम का वर्ड जो है वर्ब का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बन गया तो ये वर्ब कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये सेंटेंस तो सही है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखना, इस सेंटेंस में यदि आप चेक करो, फिर से एक वर्ब कौन है, इंजॉयड वर्ब है, ठीक है। अब क्या इंजॉय किया, अब ध्यान दो, वो कह रहा है कि इन द पार्टी, इन क्या है, प्रेपोजिशन। और ध्यान रखना, ये जो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ये प्रेपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब इन द पार्टी का तो मतलब है कि पार्टी में इंजॉय किया, पार्टी में इंजॉय किया। लेकिन क्या इंजॉय किया, वी ने इंजॉय क्या किया, जैसे पहले कह रहा था कि पार्टी को इंजॉय किया उसने, लेकिन अब पार्टी को इंजॉय नहीं किया, वो कह रहा है कि इन द पार्टी, पार्टी में इंजॉय किया। यानी कि पार्टी तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला ना, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये वर्ब कौन सी कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाएगी। और रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के तौर पे करना होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यदि हम देखें तो जब वी नाम का वर्ड सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन या एनिमल होते हैं ना, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो भी बेशक वी को ध्यान में रखते हुए हम क्या यूज करेंगे, आवर सेल्स का यूज करेंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका अब सेंटेंस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हैं, सेम पर्सन है। लेकिन ये आएगा इंजॉयड के तुरंत बाद में ही, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने बाद में लिखा है। तो सेंटेंस अब क्या होगा, वी इंजॉयड आवरसेल्व्स इन द पार्टी वेरी मच, यानी कि हमने खुद को स्वयं को या अपने आप को काफी इंजॉय किया पार्टी के अंदर, ठीक है, पार्टी में हमने खुद को इंजॉय किया है काफी सारा, ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद देखो, अब वर्ब कौन है, सेटिस्फाइड। अब इस वर्ब के पहले का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बेशक कौन है, दे। अब दे ने सेटिस्फाई किया, अब डेलिशियस फूड को तो इंसान तो सेटिस्फाई नहीं कर देगा। क्या कभी ऐसा होता है कि मान लो मैंने दूध पिया, मान लो मैंने दूध पिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दूध को ही सेटिस्फाई कर दिया, दूध से मैंने खुद को तो सेटिस्फाई कर सकता हूं मैं।
अब यहां पे देखो, ये विद नाम का वर्ड क्या है, प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। और जैसे ही प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो यहां पे वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में ये वर्ब कौन सी बनेगी, रिफ्लेक्सिव वर्ब बनेगी। और दे नाम के सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो दे को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो बेशक कौन होगा, themselves नाम के इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे, और ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सेंटेंस क्या होगा, दे सेटिस्फाइड themselves, उन्होंने खुद को सेटिस्फाई किया, किसके साथ, विद द डेलिशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन के साथ उसने उन्होंने खुद को सेटिस्फाई किया। या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट मिले ठीक है, या फिर आपको जो है ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव वर्ब बन जाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा उनके बाद। उसके बाद ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में वो कह रहा है कि वन शुड अवेल, अवेल नाम का वर्ड ये भी वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में ये अपॉर्चुनिटीज किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं। और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सी वर्ब बन जाएगी, रिफ्लेक्सिव वर्ब। तो सब्जेक्ट देखो कौन है, वन है, तो वन को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आएगा वो क्या होगा, वन सेल्फ का यूज करेंगे। सेंटेंस होगा वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, ऐसे बोलेंगे, हर किसी को खुद को, ठीक है, हर किसी को खुद को, स्वयं को, अपने आप को बेनिफिट लेना चाहिए, किससे, अपॉर्चुनिटीज से बेनिफिट लेना चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है। अब यहां पे देखो, शी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग हर्ट इन द एक्सीडेंट। अब इस सेंटेंस में यदि हम ध्यान दें तो वर्ब कौन है, प्रोटेक्टेड, इसके बाद में गिवन कौन कर रखा है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में ये जिरंड है ना, तो ये नाउन हो गया। तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन मिलता है वो किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट कौन है, शी को ध्यान में रखते हुए जहां पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या, हरसेल्फ का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा, शी प्रोटेक्टेड हरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट इन द एक्सीडेंट, सी ने खुद को, स्वयं को, अपने आप को प्रोटेक्ट किया एक्सीडेंट में हर्ट होने से। लेकिन मान लो एक सेंटेंस में ये कह रहा हूं, शी प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम गेटिंग हर्ट इन द एक्सीडेंट, बाद में वही है जो इस सेंटेंस में दे रखा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में यहां पे ध्यान दो, वर्ब कौन है, प्रोटेक्टेड, किसे प्रोटेक्ट किया, शी ने, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, किसे प्रोटेक्ट किया, मी, मुझे प्रोटेक्ट किया। तो अब क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल गया ना, तो ऑब्जेक्ट मिल गया, तो अब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं होगी, अब ये वर्ब कौन सी होगी, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, मान रहे हो ना, क्योंकि शी ने किसे प्रोटेक्ट किया, मी। हाँ, यदि ये मी ना होता तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव वर्ब बन जाती, और फिर क्या आ जाता, हर सेल्फ का यूज कर देते। डन कर रहे हो, तो या तो ये वर्ब कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव, यदि ये ट्रांजिटिव वर्ब होंगे तो इनके बाद क्या आना जरूरी है, ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होंगी, और यदि ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो फिर ये वर्ब कौन से बन जाएंगे, रिफ्लेक्सिव वर्ब। तो ऐसे सिचुएशन में सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं होते हैं, सेम पर्सन या तो एनिमल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। डन कर रहे हो इस बात को, ठीक है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिव वर्ब के अंडर आती हैं वो देख लेते हैं भाई। वर्ब्स लाइक अवेल, अडेप्ट, एडजस्ट, अप्लाई, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, प्रोस्ट्रेट,
एक हम यूज करते हैं प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, दर्शाना। एक हम यूज करते हैं हम्म ठीक है। डिवोट, sacrifice, confine, disguise, blame, enjoy, डिवोट समर्पित होना, माइंड, माइंड मीन्स ध्यान देना। एक हम यूज किया करते थे आंसर, हाँ, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट। ब्लेम हो गया। ठीक है। आर फॉलोड बाय, ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में आर फॉलोड बाय और एक वर्ब, ठीक है अप्लाई हो गया वो तो, आर फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनके बाद में हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन आफ्टर दीज वर्ब्स, और हो सकती हैं दो चार वर्ब और हो सकती हैं, ठीक है ज्यादा नहीं है। इन वर्ब्स के बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं जब क्या गिवन ना हो, ऑब्जेक्ट गिवन ना हो। हम्म, हाँ यूज कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, आई एंटरटेन्ड माई सेल्फ, ठीक है। हाँ, डांस नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस मान लो मैं कह रहा हूं ही एब्सेंटेड अगेन फ्रॉम द क्लास। ही एब्सेंटेड अगेन फ्रॉम द क्लास। अब इस सेंटेंस में भी यदि हम चेक करें तो वर्ब बेशक कौन है, एब्सेंट, ठीक है। अगेन एडवर्ब है, फ्रॉम क्या हो गई, प्रेपोजिशन,
और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो प्रेपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो मिला ही नहीं, एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये कौन सी वर्ब बन जाएगी, रिफ्लेक्सिव वर्ब। ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ अगेन फ्रॉम द क्लास, उसने खुद को, अपने आप को, स्वयं को फिर से क्लास से एब्सेंट किया, ऐसा वो कहना चाह रहा है। डन कर रहे हो, ठीक है। यहां पे एक अप्लाई करके वर्ब है, ठीक है, इसके बारे में समझना। एक रिजाइन करके वर्ब भी होती है इसमें, रिजाइन, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस में कह रहा हूं, ही रिजाइंड he resigned from the job। और एक सेंटेंस में कह रहा हूं, he resigned to his fate। ये दोनों सेंटेंस देखना। he resigned from the job, he resigned to his fate। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनता है ये। वो क्या कंफ्यूजिंग बनता है सर, जब रिजाइन नाम का वर्ब जो है, रिजाइन करके जो वर्ब है, इसका मतलब होता है त्याग पत्र देना। ठीक है, क्या देना, त्याग पत्र देना। ऐसे सिचुएशन में इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव होगी तो इसके साथ, रिजाइन के साथ एक ऑब्जेक्ट नहीं आता। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और जब रिजाइन नाम की जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसका मतलब त्याग पत्र देना से होता है, तो इसके साथ एक प्रेपोजिशन क्या आती है, फ्रॉम आती है। ठीक है, यानी उसने जॉब से त्याग पत्र दे दिया, ऐसा वो कहना चाह रहा है। लेकिन अगले ही सेंटेंस में देखो, यहां पे रिजाइन का मतलब त्याग पत्र देने से नहीं है। अब भाग्य से कोई त्याग पत्र नहीं देना, नहीं, यहां पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। वही तो हम समझना चाह रहे हैं ना। यहां पे अभी तक जितनी भी वर्ब थी वो सारी ट्रांजिटिव थी, या तो ट्रांजिटिव वर्ब थी तो ऑब्जेक्ट आता था, नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब बन जाती थी और रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिजाइन का मैं केस बताना चाह रहा हूँ। जब रिजाइन का मतलब त्याग पत्र देना से होता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके बाद प्रेपोजिशन आएगी, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन जब रिजाइन का मतलब, यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में समझना, क्या रिजाइन का मतलब यहाँ पे त्याग पत्र देना से है। अब कोई भाग्य को त्याग पत्र नहीं देता कि भाग्य को ही त्याग पत्र त्याग पत्र तो रिजाइन जो है, रिजाइन तो किसी कंपनी या फिर जॉब को ही रिजाइन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, कोई फॉर्म है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, उससे रिजाइन दिया जाता है, कोई ऑफिस है उससे रिजाइन किया जाता है, त्याग पत्र दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो है एक रिजाइन नाम की वर्ब जब होती है, जब उसका मतलब, रिजाइन का मतलब जो है यहाँ पे एक तरीके से ये कहो कि डेडिकेट कर देना, समर्पित कर देना। किससे होता है रिजाइन का मतलब, रिजाइन का मतलब जब किससे होता है, डेडिकेट कर देने से होता है, समर्पित कर देना। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जैसे यहां पे देखो, उसने खुद को किस पे समर्पित कर दिया, अपने भाग्य पे छोड़ दिया, सब कुछ खुद को छोड़ दिया भाग्य पे। ठीक है, तो अब रिजाइन का मतलब यहां पे डेडिकेट कर देना से है ना। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये वर्ब कौन सी बन जाएगी, रिफ्लेक्सिव वर्ब बन जाएगी। अब देखना, इसके साथ एक प्रेपोजिशन क्या आ गई, टू आ गई, और प्रेपोजिशन के बाद ये किसका ऑब्जेक्ट आ गया, प्रेपोजिशन का। तो जब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब बन गई तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, सब्जेक्ट ही को ध्यान में रखते हुए अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेंगे वो क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ। ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेट, उसने
खुद को, स्वयं को, अपने आप को समर्पित कर दिया है। किसके लिए? किस पे समर्पित कर दिया? अपने भाग्य पे समर्पित कर दिया, खुद को समर्पित कर दिया है। लेकिन ठीक है, लेकिन एक बात फर्क समझ लेना, जब रिजाइन का मतलब त्याग पत्र देना से होता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे एक प्रेपोजिशन कौन आती है? फ्रॉम दी मिलेगी। जॉब वगैरह के केस में प्रेपोजिशन क्या आती है? फ्रॉम। लेकिन जब समर्पित कर देना के केस में हम यूज करते हैं, तो फिर यहाँ पे एक प्रेपोजिशन जो यूज करते हैं वो कौन आती है? टू आती है। फर्क है इसमें भी, ठीक है। जब रिजाइन का मतलब त्याग पत्र देना से है तो फ्रॉम द जॉब या फ्रॉम द कंपनी ऐसे बोलते हैं, कंपनी का नाम या फिर कंपनी ऐसे बोलते हैं। लेकिन समर्पित करने से होता है तो डेडिकेटेड अपने साथ क्या चाहता है? टू चाहता है ना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई एम डेडिकेटेड टू माई फैमिली मेंबर्स, ऐसे होता है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के प्रति डेडिकेटेड हूँ, समर्पित हूँ, ठीक है। तो डेडिकेट के केस में इसके साथ एक प्रेपोजिशन क्या आती है? टू आती है। फिर फ्रॉम लगा के एरर दी जा सकती है। इस सेंटेंस में ऐसे एरर दी जा सकती है, ही रिजाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फेट, ठीक है। तो फिर क्या होगा यहाँ पे? अब भाग्य से तो त्याग पत्र नहीं दिया जाता, तो यानी कि रिजाइन का मतलब त्याग पत्र देना से तो नहीं है, समर्पित करना से है। तो समर्पित करने के केस में इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ तो आएगा, लेकिन उसके बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम ना रह के क्या आएगी? टू का यूज करेंगे। ये केस कंडीशन बनती है। बताओ, एग्री? हाँ, समझ में आ गई बात? कौन कौन सी वर्ब है वो पता चल गई, ठीक है। तो इन वर्ब्स के बाद में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया करते हैं। डन कर रहे हो? ठीक है, नोट कर ले, आगे बढ़ेंगे। बस बस, हाँ, वो भाई लेके चला गया वो, नहीं तो उसमें से देख लेता मैं, ध्यान नहीं आ रही और इससे ज्यादा नहीं। ये वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब की लिस्ट सारी हो जाएंगी फिर उसके बाद, ऑलमोस्ट तो हैं। एडजेक्टिव के तो पहले ही मिलेगा। हम ये बाद की है, इससे पहले ही मिल जाएंगे प्रोनाउन तो। हाँ, क्लास नोट्स में ही तो मिलेगा। हाँ, दिखाना। एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, अवेल, सेटिस्फाई, प्रोस्ट्रेट, अकस्टम। एक वर्ब ये है, अकस्टम। अकस्टम टू होता है आदती होना। हाँ, ही अकस्टम्ड हिमसेल्फ, ठीक है, टू द एक्टिविटीज। अडेप्ट, एडजस्ट, अप्लाई। एक वर्ब होती है रिवेंज, रिवेंज। एक वर्ब होती है प्राइड, आई प्राइड माई सेल्फ ऑफ बीइंग एबल टू वर्क अंडर प्रेशर टू, आई प्राइड माई सेल्फ ऑफ बीइंग एबल टू वर्क अंडर प्रेशर टू, ठीक है। ये भी वर्ब है। एक्विट, एक्विट ना, हर्ट और एक्सर्ट, हर्ट, एक्सर्ट, डिसगाइड, रिकनसाइल, रिकनसाइल, सबमिट। हाँ,
मतलब ये पार्टिकुलर पे ही क्यों मतलब क्योंकि यही वो वर्ब हैं जो या तो ट्रांजिटिव बनती हैं या रिफ्लेक्सिव वर्ब बनती हैं ये। और कोई नहीं है? नहीं। अब इनके अलावा मैंने क्या लिखवाई थी, एब्सेंट प्रेजेंट हो गया, इंजॉय हो गया, अवेल सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई लिखा है ना? सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई भी नहीं लिखा। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई। कौन सी बात सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई सेटिस्फाइड, सेंटेंस भी था ना इससे रिलेटेड तो। सेटिस्फाइड होता है सेटिस्फाइड, सेक्रीफाइस का मतलब समर्पित करना, सेटिस्फाइड, संतुष्ट करना। तो इसके अलावा अवेल, अडेप्ट, एडजस्ट, अप्लाई, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, ये भी सही है। प्रोस्ट्रेट भी सही है। ठीक है। डिवोट, सेक्रीफाइस, कन्फाइन, ये भी सही है। डिवोट है इसमें, डिवोट, सेक्रीफाइस। हाँ उसमें तो है। सेक्रीफाइस, कन्फाइन, ठीक है। फिर उसके बाद डिसगाइज भी है इसमें, ब्लेम भी है, और इन्जॉय, माइंड नहीं है इसमें, इस लिस्ट में माइंड नहीं आता। एब्सेंट प्रेजेंट ये है ही, माइंड को रिमूव कर दें। रिजाइन भी है इसमें। बस। यहाँ पे डेडिकेट की जगह पे इसका मतलब है सरेंडर कर देना। क्या है इसका मीनिंग? सरेंडर कर देना। आदमी ने जो है रिजाइन कर दिया है, यानी कि खुद को समर्पित कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है अपने भाग्य पे। ठीक है। यहाँ पे डेडिकेट ना होके इसका मीनिंग क्या है? सरेंडर। डेडिकेट नहीं होगा, हम्म। सरेंडर, हम्म। एक यहाँ पे इसका और देखो, ये लो। वहाँ जो रिजाइन फ्रॉम द जॉब है और उसके बाद बीच में भी फ्रॉम लगेगा सर, तो वहाँ फ्रॉम क्या? फ्रॉम रिजाइन फ्रॉम द हाँ जॉब, ठीक है, तो मतलब कोर्ट में यहाँ बाग बाग बाहर देना। नहीं, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी ना, रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, तो इसमें तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है ये। ये और देखो, इसका इसका केस और देखो। एक जो है, ये वर्ब जो है अप्लाई। ठीक है। अप्लाई, हाँ, इसका केस और समझते हैं। द मैन अप्लाइड फॉर द जॉब। द मैन अप्लाइड टू द जॉब। ये देखो, अप्लाई नाम की जो वर्ब है ना, उसके केस को समझना। यहाँ पे जानना, अप्लाई नाम की वर्ब दो मीनिंग होते हैं। एक तो अप्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और एक ये रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है। जब अप्लाई का मतलब किसके लिए होता है? आवेदन करना। क्या होता है? आवेदन करना के केस में होता है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, यानी कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अप्लाई का मतलब ये भी होता है डिवोट करना, समर्पित करना। ये है मीनिंग डिवोट के सेंस में, समर्पित करना। जब समर्पित करना के सेंस में है, तो फिर ये कौन सी वर्ब बन जाएगी? रिफ्लेक्सिव वर्ब।
और ध्यान रखना समर्पित करना के केस में एक जो प्रेपोजिशन लगती है वो टू लगती है, और आवेदन करना के केस में एक प्रेपोजिशन क्या लगती है, फोर लगती है। तो यहाँ पे जॉब के लिए तो क्या किया है उसने, फोर लगा हुआ है ना, तो आवेदन किया है, तो अप्लाइड कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव। इसके बाद में प्रेपोजिशन कौन आ रखी है, फोर आ रखी है, सही है सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि आदमी ने खुद को क्या कर दिया, जॉब के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि प्रेपोजिशन कौन लगी हुई है, टू लगी हुई है। तो टू प्रेपोजिशन अप्लाई के साथ टू जब आता है तो ये किस सेंस को शो करता है, समर्पित कर देना से। तो ऐसे सिचुएशन में ये कौन सी वर्ब बन जाएगी, रिफ्लेक्सिव वर्ब बन जाएगी। तो मैन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम यूज करेंगे वो क्या, हिमसेल्फ। तो सेंटेंस क्या होगा, द मैन अप्लाइड हिमसेल्फ टू द जॉब, ऐसे यूज किया जाता है। डन कर रहे हो इस बात को, ये सिचुएशन कंडीशन आपकी बनती है, एग्री। अब देखो, हाँ मैंने अप्लाइड इंट्रांजिटिव बना है तो फॉर द जॉब हो जाएगा। हाँ, फॉर द जॉब, आदमी ने जॉब के लिए अप्लाई किया। जैसे आप कहते हो कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, तो आप कहोगे आई अप्लाइड फॉर द जॉब। हाँ, और यदि आप कहोगे कि मैंने अपने खुद को जॉब के लिए समर्पित कर दिया है, जॉब के लिए समर्पित करना मतलब काम के लिए समर्पित कर दिया, जो आपका काम है, जॉब ही करना नहीं, मतलब जो भी आपका काम है कि भाई मैं तो डिवोट कर चुका हूं अपने आप को इस काम के लिए। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं कहूंगा तो मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, मेरे पास है जॉब, मेरे को अब कंडीशन बनती है कि मैं अपने आप को समर्पित कर रखा है मैंने या नहीं कर रखा है, मैं डेडिकेटेड हूं उसके लिए या नहीं हूं। ठीक है, आप जो है क्या करोगे, जो है आप जो है आप कहोगे वी हैव अप्लाइड आवरसेल्व्स टू द स्टडीज। ठीक है, हमने अपने को स्टडीज के लिए डिवोट कर दिया है, आवरसेल्व्स, खुद को समर्पित कर दिया है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कहते कि खुद को जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। अब ये तो वेल नोन बात है कि जो कोई भी आदमी जब अप्लाई करेगा तो वही तो करेगा। डिवोट भी तो आई थी इस लिस्ट में, डिवोट, बिल्कुल। यदि ऐसे होता द मैन डिवोटेड हिमसेल्फ टू द जॉब, लेकिन फिर तो कंफ्यूजिंग जैसा तो कुछ रहता ही नहीं। कंफ्यूजिंग तो ये है ना कि क्या आप जानते हो कि अप्लाई के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, और उसके साथ दो अलग अलग प्रेपोजिशन लगती हैं। फ्रॉम लगती है तो उसका मतलब आवेदन करना से है, और टू लगती है तो उसका मतलब डिवोट करना से है। क्वेश्चन तो यहां से आएगा ना, डिवोट आ गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, डिवोट ही है वो, तो उसका कुछ और मीनिंग तो है ही नहीं। ठीक है, तो फिर बातें खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे समझने लायक बन जाती है, ध्यान रखने लायक बन जाती है कि किस पर्टिकुलर सेंस में बात चल रही है ना, ये फर्क आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट यही है लेकिन केस बदलेगा अब थोड़ा। he hid, hide की सेकंड फॉर्म है he hid himself behind the house या behind the tree, he hid himself behind the house। और एक सेंटेंस में कह रहा हूं you should keep yourself, you should keep yourself away from bad company, you should keep yourself away from bad company। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस देखना जरा, you should keep yourself away from bad company। अब इनमें देखना वर्ब कौन है, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड, और मेन वर्ब और कौन है, कीप। अब देखो यहां पे ये हाइड नाम की वर्ब को देखें, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। डिड वी गेट दिस वर्ब इन द प्रीवियस लिस्ट, क्या हमें ये वर्ब जो है हाइड करके वर्ब या कीप नाम की वर्ब क्या उस प्रीवियस लिस्ट में दी थी जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने कहा था कि आता है? नहीं ना, हाइड तो नहीं थी, ना ही कीप वर्ब थी। तो जब ये वर्ब मैंने दी ही नहीं तो इट मींस कि ये वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं सर जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे देके एरर दी जाती हैं।
ठीक है, यानी कि ये हाइड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में क्या नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ही हिड बिहाइंड द हाउस, इसका मतलब ही यही है कि वो जो है घर के पीछे छुप गया। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि उसने खुद को, स्वयं को, अपने आप को घर के पीछे छुपा लिया। ही छुप गया, मैं छुप गया, आप छुप गए, तो मैं क्या कहूंगा, आई हिड बिहाइंड द हाउस, बिहाइंड द ट्री। ठीक है, तो इनके बाद अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देके एरर दी जाती है। उसी तरीके से ये देखो, कीप भी ऐसी वर्ब है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, यू। अब यू के हिसाब से तो योर सेल्फ ही लगेगा। ठीक है, लेकिन कीप ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देके एरर दी जाती हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। ठीक है, हाँ, तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देके एरर दी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, वो जान लें। वर्ब्स लाइक कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव, बेथ, रेस्ट एंड हाइड। Rest and hide are not followed by a reflexive pronoun। ये वो वर्ब हैं जिनके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। वर्ब्स लाइक कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव, बेथ, रेस्ट एंड हाइड आर नॉट फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ऐसा नहीं बोलते कि आई बेथ माई सेल्फ इन द मॉर्निंग, मैंने खुद को स्नान कराया सुबह में, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, आई बेथ इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैंने सुबह स्नान किया। ठीक है, तो ऐसे ही बोलते हैं। आई टुक रेस्ट ऐसे बोलते हैं, या फिर आई रेस्टेड इन द आफ्टरनून। ऐसे नहीं बोलते मैंने खुद को रेस्ट कराया दोपहर में। ठीक है, आई रेस्टेड इन द आफ्टरनून, ऐसे बोला जाता है। वैसे ही ये बाकी वर्ब भी हैं, हाइड और कीप नाम की वर्ब का मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया है। डन कर रहे हो। इन वर्ब्स के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे के एरर दी जाती है, लेकिन ये वो वर्ब हैं, यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो इनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। हाँ, एब्सेंट नाम की वर्ब जो, सॉरी, रिजाइन और अप्लाई में थोड़े से फर्क थे कि रिजाइन के साथ फ्रॉम भी आता है, टू भी आता है, कब इंट्रांजिटिव होगी, कब मीनिंग बदल जाएगा, वो हमने देखना था, उनको लेके मैंने तुम्हें बता भी दिया। ठीक है, अब देखो अगली स्लाइड पे एक सेंटेंस मान लो मैं कह रहा हूं, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी। एक सेंटेंस ये है, हाइड हिमसेल्फ, हरसेल्फ, myself, themselves, yourself, behind the house। ये दोनों सेंटेंस देखना। हाँ, अभी समझेंगे दोस्त। देखो, इस सेंटेंस में यदि चेक करो, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस तो ये हैं, ये मेन वर्ब की कौन से फॉर्म से स्टार्ट हो रखे, फर्स्ट फॉर्म से, ऐसे ही हाइड भी। लेकिन ये जो सेंटेंस थे ना, जिनमें मैंने कीप और हाइड के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत बताया था, वो सेंटेंस किससे शुरू हो रखे थे, सब्जेक्ट से, ही और यू से। लेकिन ये इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, यानी कि अब जो सेंटेंस आ गए ना, वो सेंटेंस है इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंस को हिंदी में
आज्ञा सूचक बोलते हैं। जिन सेंटेंसेस में आप ऑर्डर शो करते हो, रिक्वेस्ट शो करते हो, एडवाइस, प्रार्थना या फिर सजेशन, ठीक है, ये जिनमें हम देते हैं वो सेंटेंसेस आपके जो है इंपैरेटिव हुआ करते हैं। और इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है या तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, या डोंट से शुरू होते हैं, या लेट से, या तो लेटस से। वो आपके सभी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपैरेटिव हुआ करते हैं। और इंपैरेटिव सेंटेंसेस की खूबसूरती ये होती है कि उसमें सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है, ना तो लिखा जाता ना तो बोला जाता। सब्जेक्ट इज ऑलवेज हिडन, नीदर रिटन नॉर स्पोकन। ना तो कभी हम लिखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि यू ही रहा होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो मैं कहता हूं गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये क्या होते हैं? ऑर्डर रिक्वेस्ट वगैरह होते हैं। अब क्योंकि ऑर्डर रिक्वेस्ट दे दी तो अंडरस्टूड होता है कि हाँ जो है कोई ना कोई सुनने वाला तो होगा। कोई मैस्कुलिन हो सकता है, कोई फेमिनिन हो सकता है, कोई बच्चा बूढ़ा कुछ भी हो सकता है। तो यू अंडरस्टूड रहता है, लेकिन लिखते और बोलते तो नहीं। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस की फर्क ही यही है दूसरे सेंटेंसेस से कि ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन जब देते हो तो कोई ना कोई लिसनर होता है, लेकिन उसको कभी भी लिखा बोला नहीं जाता है। बाकी हर सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलता है, चाहे सिंपल हो, असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, सब में सब्जेक्ट गिवन होता है। लेकिन इंपैरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन अंडरस्टूड कौन होता है? लिखते नहीं है ना बोलते हैं, अंडरस्टूड होता है कि कौन? यू। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन थे आई वी, सेकंड पर्सन था यू, थर्ड पर्सन थे ही शी इट और दे। और सेकंड पर्सन ही क्यों रखते हैं? क्योंकि सेकंड पर्सन लिसनर के लिए आता है, सुनने वाले के लिए आता है। तो कोई ना कोई सुन ही रहा होगा ना इस सेंटेंस को। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कोई सुनने वाला होगा तभी तो मैं बोलूंगा। यदि कोई सुनने वाला ही नहीं है तो अपने से तो खुद से तो नहीं बोल लेंगे कि फिर तो कौन देगा तुम्हें पानी, खुद ही ले, फिर तो ऐसा सा ही रहेगा ना। तो अंडरस्टूड होता है। तो इनके बाद में जो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मना किया था ना, वो तब मना किया था जब सेंटेंस असर्टिव है, सिंपल सेंटेंस है। हाँ, लेकिन यहां पे इंपैरेटिव है तो इसके बाद में क्योंकि यहां पे यू सब्जेक्ट है ना, तो क्या आ सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? योरसेल्फ आ सकता है ऑब्जेक्ट के तौर पे, यानी कि ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगले ही सेंटेंस में इस हाइड नाम की वर्ब के बाद क्या नहीं आएगा? यहां पे अंडरस्टूड कौन रहा होगा? देख लो, नहीं है कोई सर। चलो कोई बात नहीं, वैसे लग जाता है कई बार। एक बात बताओ, यहां पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन रहा है? यू। तो इसके रहते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ कौन आ सकता है? योरसेल्फ तो आ सकता है। लेकिन सोचो, जब यू है तो ऐसी सिचुएशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो तब आता है ना जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो, सेम पर्सन हो। तो यू के रहते यहां हिमसेल्फ कैसे आ सकता? हाँ, यू है तो योरसेल्फ, मैंने सही बता दिया वहां पे, इसको मैंने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, तो यहां पे हिमसेल्फ नहीं आएगा। हाँ, हिमसेल्फ की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस क्या लिख सकते हैं? हिम। हरसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि यहां पे तो यू रहा है। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ सकता है? हर। माई सेल्फ नहीं आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ सकता है? मी। देमसेल्व्स नहीं आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रह सकता है? देम। ये होगा सेंटेंस। या तो बोलेंगे हाइड हिम बिहाइंड द हाउस, हाइड हर बिहाइंड द हाउस। हाँ, हाइड मी बिहाइंड द हाउस, हाइड देम बिहाइंड द हाउस। हाँ, हाइड योरसेल्फ बिहाइंड द हाउस सही है, खुद को छुपा लो, घर के पीछे खुद को छुपा लो। योरसेल्फ के अलावा कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। योरसेल्फ ये सही है क्योंकि योरसेल्फ सर क्योंकि सब्जेक्ट जो है कौन अंडरस्टूड रहा है? यू रहा है। तो यू के रहते ही कैसे हिमसेल्फ कैसे आ जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो दोनों सेम होने चाहिए, इसीलिए तो यू के रहते योरसेल्फ तो सही मान लिया, योरसेल्व्स हो, सही है वो तो। लेकिन इन इसका तो वर्ब के बाद कौन सा केस आता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस कौन रख दिया? हिम। या हर भी सही है, मी भी सही है, दैम भी सही है, या फिर क्या सही है? योरसेल्फ सही है। इस तरीके से ये रहता है। और ये सेंटेंस है बेशक कौन सा आपका? इंपैरेटिव। उठा हुआ है ये यहां से कोई बात नहीं, बताओ।
बताओ, डन। यस सर। एक केस और इसमें बचता है बस। पूरे क्लास की थी सर। हाँ पूरे क्लास की थी इसमें, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे की थी। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस बड़ा बनता है। और ये तो सोचो कि मैंने जब टाइप चल रहे थे तब नहीं बताया ये। सोच के देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन जब पढ़ाए थे उसी टाइम पे इनको पढ़ाता तो फिर इरिटेटिंग बन जाते, ये बोरिंग बन जाता है। तो इसको बोरिंग बनाने से बचाने के लिए ही इसको फिर जनरल केसेस में पढ़ाया जाता है। इसीलिए कुछ नॉलेज वहां पे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक की बच्चे को वहां हो जाए, और फिर जनरल केसेस आए तो फिर से इनको देखने को मिल जाए। तो वो बना रहता है एक जो है रिदम। फिर वहां पे एकदम से सारा एक ही दम बताने लग जाए तो फिर ये नहीं होता कि यार मतलब ज्यादा हो रहा है। इसके लिए you and myself will go there by metro. You and myself will go there by metro. और एक सेंटेंस, you should help him and myself. हाँ सेम आएंगे बिल्कुल। तो क्या होगा? सुनो, देखो भाई, क्या आपको पता है गो नाम की वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है? क्योंकि कभी भी ऐसे बोला जाता है ना, गोइंग टू स्कूल, टू कॉलेज, टू द रेलवे स्टेशन, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद कोई प्रेपोजिशन आती है, जैसे यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आगे बाय, देयर तो एडवर्ब यस सर। है ना? या जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इस वर्ब के पहले यहां पे एक सब्जेक्ट कौन है? यू। एंड क्या हो गई? कंजंक्शन। और ये माई सेल्फ, देखो या तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना था या तो एम्फेटिक प्रोनाउन बना था। ये एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं हो सकता क्योंकि एंड दे रखा है। और सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए योर सेल्फ तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो भी सकता था, एंड भी नहीं होना चाहिए था। माई सेल्फ तो एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, कि नहीं? तो देखो ये कि एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले जब सब्जेक्ट है तो कंजंक्शन के बाद में भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है? आई। सब्जेक्ट आई होता है, मी नहीं होता, वो तो ऑब्जेक्ट होता है। और उसी तरीके से ये जो सेंटेंस है इसमें देखो, हेल्प वर्ब है, वर्ब के बाद हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। एंड कंजंक्शन है, जब इससे पहले ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इसके बाद में भी ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। तुम्हें याद है कभी भी जब हम सेंटेंस स्कूल में पढ़ते थे तो जब इंट्रोडक्शन देते थे ना, तो कभी कभार चीज़ों को बहुत शानदार बनाने के लिए हम माई सेल्फ से शुरू कर देते हैं, माई सेल्फ इज सुनील। तो गुरुजी उस टाइम पे बोला करते थे कि ना बेटा, माई सेल्फ से शुरू मत कर, या तो कहे कि माई नेम इज सुनील, या तो बोल दिस इज सुनील, या बोल इट इज सुनील। इट इज बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, इंट्रोडक्शन करने के लिए खुद को इट से स्टार्ट कर सकते, इट इज सुनील, ठीक है। माई सेल्फ से मत कर स्टार्ट। माई सेल्फ से इसलिए नहीं करते कि या तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा, या तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है। लेकिन माई सेल्फ लिखने से तुमने आई माई सेल्फ इज सुनील तो सही है, समझ रहे हो ना? आई माई सेल्फ एम सुनील बोलेंगे, इस भी नहीं, क्योंकि फिर वो वही हो गया ना, आई एम सुनील, वो वही हो गया। लेकिन या तो ये ऑब्जेक्ट बनता है, अब ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट शुरुआत में तो ऑब्जेक्ट आता नहीं, इसलिए इसको मना करते थे। तो क्या बोलते थे? आई एम सुनील, माई नेम इज सुनील, दिस इज सुनील, इट इज सुनील, ऐसे बोला जाता था, कोई भी यदि बोलना चाहे तो अपने बारे में। हाँ, तो वो गलत होता था। तो वो गलत इसलिए होता था क्योंकि वो सही वे ही नहीं है सेंटेंस को स्टार्ट करने का। तो हाँ, अब वर्ब से पहले जब चाहिए था तो सब्जेक्ट चाहिए था, तो यू के साथ एंड लग गया ना, तो एंड से पहले जब सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट आई आ गया। और वर्ब के, हेल्प नाम की वर्ब के बाद हिम ऑब्जेक्ट दे रखा, तो ये भी ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ये केस कंडीशन रहती है। बताओ।
अब चैप्टर प्रोनाउन कंप्लीट हो जाता है। अब सर कितने चैप्टर हो गए सर अभी तक? चैप्टर 3-4 हो गए। नाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, प्रोनाउन। कोई नहीं, इसका सॉल्यूशन है अपने पास। आर्टिकल, हाँ सर्कुलर फॉर्म में चलेगा। आप जहां से शुरू कर रहे हो ना, आप वहीं पे खत्म करोगे। गुरुकुल में क्या होता है दोस्त कि सर्कुलर फॉर्म में चलते हैं बैच, रिसाइकल होते रहते हैं। जो बच्चा जहां से शुरू करता है जब वो वहीं पे पहुंच जाता है तो फिर सिलेबस खत्म हो जाता है। सिलेबस कितने टाइम में हो जाएगा इंग्लिश का? 4-5 महीने लगेंगे। हाँ आप करवाओगे? बिल्कुल ठीक है, वर्ड मीनिंग मैं ही करवा रहा हूँ 2 साल से तो यहाँ। एसबी का पेपर कब होगा सर बताओ? अभी चांसेस है 2-3 महीने में हो जाएगा। हाँ अभी अब जो है ये स्पीड पे आ रहा है अब DSSB का। और हर साल दे रहा है सर इंडिया हाँ स्पीड पे आने का मतलब अब आई है इसकी डेट, अब चांसेस है कि अब आगे आने वाले टाइम में आ जाएगा नोटिफिकेशन इसका, 1-2 महीने के अंदर अंदर। हाँ कर दो।